नमस्कार, अर्थनीति की बजट स्पेशल सीरीज में आपका स्वागत है। मैं हूं सोनिया सिंह। इस बार के बजट में वित्त मंत्री के लिए एक चुनौती या लक्ष्य निवेश बढ़ाने का भी होगा। निवेश बढ़ने से नौकरियां बढ़ेंगी और अर्थव्यवस्था का विकास जोर पकड़ेगा। अगर आंकड़ों की बात की जाए तो 2018-19 में खेती में 86,602 करोड़ रुपए की तुलना में इस वित्तीय वर्ष में 42.84% ज्यादा खर्च किए जाने का अनुमान है। तो जहां 2018-19 रेलवे पर 85,798 करोड़ रुपए खर्च किए गए थे, तो वहीं इस साल यह निवेश 8.79% बढ़कर लगभग 94,000 करोड़ रुपए रह सकता है। शिक्षा, जिसे एक महत्वपूर्ण सेक्टर माना जाता है, वहां भी 2018-19 की तुलना में इस वित्तीय वर्ष में 11.83% ज्यादा खर्च किए जाने का अनुमान है। अगर बात स्वास्थ्य की हो तो यहां भी 18-19 में लगभग 56,000 करोड़ रुपयों की तुलना में इस साल 13.92% ज्यादा खर्च किए जाने का अनुमान है। हालांकि ऊर्जा के क्षेत्र में 18-19 के लिहाज से मौजूदा वित्तीय वर्ष में निवेश 3.38% कम रह सकता है। लेकिन एक और अहम सेक्टर ग्रामीण विकास में 2018-19 में खर्च हुए 1,35,000 करोड़ रुपए की तुलना में इस साल सरकार का निवेश 4% ज्यादा रहने का अनुमान है। जहां 2016-17 में एफडीआई 43,478 मिलियन डॉलर रहा था, तो मौजूदा साल में महज जून तक ही यह 16,330 मिलियन डॉलर पर रहा। साल 2025 तक 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था का लक्ष्य पाने के लिए सरकार नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन के तहत इंफ्रास्ट्रक्चर में लगभग 102 लाख करोड़ रुपयों का निवेश भी करने जा रही है। निवेश के लिए अनुकूल माहौल खड़ा करने में वित्त मंत्री के सामने क्या है चुनौतियां और सरकार के लिए क्या है लक्ष्य, जानेंगे आज की अर्थनीति में। तो निवेश की जरूरत और इससे जुड़ी स्थिति पर हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं डीआईपीपी में सचिव रह चुके सौरभ चंद्रा जी, और साथ ही में हैं ए.के. भट्टाचार्य, जो बिजनेस स्टैंडर्ड में एडिटोरियल डायरेक्टर हैं। स्वागत है आप दोनों का। चंद्रा जी, आपसे शुरू करते हैं। जो इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन की बात हो रही है, क्या लगता है इसमें जो निवेश होगा उससे बुनियादी ढांचा जो मजबूत करने की बात हो रही है, अर्थव्यवस्था में गति लाने की बात हो रही है, क्या इस पर एक फोकस रहेगा बजट में इस बार? ये तो एक अनिवार्य चीज़ है, आवश्यक है। पिछले 10 साल में जहां 1 ट्रिलियन डॉलर का आया, ये अगले 5 साल में 1.4 ट्रिलियन डॉलर की बात कर रहे हैं। मैं इसके लिए कुछ नीतियाँ बदलनी पड़ेंगी, और नीति का जो मुख्य समस्या है वो आती है वित्त से। इस समय हमारे बैंक, हमारे एनबीएफसी काफ़ी समस्या में है, और उसकी जड़ है एक एसेट लायबिलिटी मिसमैच। इसको सुधारने के लिए बजट में कुछ उपाय होने ज़रूरी हैं। भले ही वो आप डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को लाएं, जैसे पहले आईडीबीआई, आईसीआईसीआई वगैरह होते थे, या आप लॉन्ग टर्म बॉन्ड मार्केट को प्रोत्साहन दें, या फिर पीपीपी का कुछ नया ढांचा लाएं। पीपीपी का जो पुराना ढांचा था उसमें आधारभूत परिवर्तन की आवश्यकता है। अब वो किस स्टेज पे किया जाएगा, बजट में करेंगे या बाद में करेंगे, इसके बिना ये जो लक्ष्य है इसको प्राप्त करना थोड़ा मुश्किल होगा। जी, एक भी जो इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन की बात हो रही है, अगर हम उसी पे पहले बात करें तो जिस तरह से मॉनिटरिंग और टास्क फोर्स के लिए तय किया गया है कि ये सब होगा, तो इससे क्या इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा? क्या इसी के लिए भी किया जा रहा है ये? देखिए, कॉन्फिडेंस तो बढ़ेगा, और उससे और एक चीज़ होगी जो जिसे हम कहते हैं क्राउड इन। अगर सरकार थोड़ा इन्वेस्ट करे, जो इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन का जो डॉक्यूमेंट जो रिलीज़ किया गया है उसके अंदर ये कहा गया कि सरकारी इन्वेस्टमेंट अगले साल 1.53 ट्रिलियन रुपीस की बात कर रहे हैं। सो 1.53 ट्रिलियन बढ़ के 1.86 ट्रिलियन होने की उम्मीद कर रहे हैं। तो 1.53 सोच रहे हैं इस साल में करेंगे, अगले साल 1.86 करेंगे। तो इसका जो इससे एक ट्रिगर कर सकते हैं कि प्राइवेट सेक्टर भी इसमें आए
और ये जो मैं आपको फिगर दे रहा हूँ ये सिर्फ सरकार की फिगर दे रहा हूँ कि गवर्नमेंट आउटले। तो अगर आप टोटल अगर सरकार की अगर बजटरी सपोर्ट फॉर कैपिटल एक्सपेंडिचर देखेंगे तो करीबन 10 लाख करोड़ इंटरनल एक्सटर्नल बजटरी रिसोर्सेज से 10 लाख करोड़ की होती है। उसके अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर में सरकार ने अभी तक 1.86 लाख करोड़ की इन्वेस्टमेंट की बात की है। तो अगर ये इन्वेस्टमेंट हो सके, उसके ऊपर एक प्रश्न चिन्ह जरूर है कि सरकार के पास उतना पैसा का प्रावधान कैसे किया जाएगा। तो इससे क्राउडिंग होना तो एक एडवांटेज है और ट्रिगर करेगा प्राइवेट सेक्टर को इनवाइट करने के लिए, ये भी अच्छी दूसरी बात है। पर समस्या जो असली समस्या है जो चंद्रा साहब ने कहा कि वो लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग की, इंफ्रास्ट्रक्चर जो सेक्टर है उसमें लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग की ज़रूरत है। बहुत दिन से डिमांड आई है कि आप IDBI, ICICI, IFCI के विलय करने के बाद जो इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग की जो उत्तरदायित्व जो दिया है आपने बैंकिंग सेक्टर के ऊपर, NBFC सेक्टर की हालत खस्ता है। तो आपके पास ऐसा इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म क्या है जिससे आप ये इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर को लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग की ज़रूरत पूरी कर सकें। एक उपाय इस बजट में मुझे एक आशा का संचार ये है कि एक नई कंपनी 2006 में क्रिएट की गई थी, इंडियन इंस्टीट्यूशनल फाइनेंस इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड। नाउ 1 महीने पहले उसका इक्विटी 6000 करोड़ बढ़ा दिया गया था। तो मैं समझता हूं कि अगर आप बजट की ओर देखेंगे तो IIFCL को किस तरह से और भी सुदृढ़ और भी कैपिटलाइज किया जा सके, क्योंकि अगर इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर की आप डेट इक्विटी रेशियो देखें तो अगर आप इक्विटी बढ़ाएंगे तो एटलीस्ट 10 या 15, मैं तो कंजर्वेटिव एस्टिमेट दे रहा हूं आपकी, क्योंकि इन्वेस्टमेंट की आप लागत कर सकते हैं। तो अगर 6000 करोड़ की इक्विटी आपने बढ़ा दी दिसंबर में, तो मैं समझता हूं कि बजट में अगर IIFCL की इक्विटी इन्फ्यूशन थोड़ा और बढ़ा दें तो IIFCL की कैपेसिटी में काफ़ी परिवर्तन होगा, इजाफा होगा। उससे मैं समझता हूं इन्वेस्टमेंट की जो हम बात कर रहे हैं उसमें थोड़ी बहुत सुविधा होगी। बाकी बहुत सारे मुद्दे हैं, पॉलिसी रिफॉर्म्स की ज़रूरत है, फैक्टर मार्केट रिफॉर्म्स की बात है, लेबर पॉलिसी की थोड़ी बहुत रिफॉर्म हुई है, पर और भी काफ़ी मुद्दे हैं जो रिजॉल्व नहीं हुए हैं। उस सब पर चर्चा करेंगे। चंद्रा जी ये बताएं कि जैसे AKB ने भी बताया कि ये एक स्टेप उठाया गया, आप कह रहे हैं लिक्विडिटी क्रंच जो कि दिख रहा है और वो स्लो डाउन का भी एक प्रतीक माना जा रहा है। लेकिन अगर हम RBI की बात करें तो RBI पंप इन करता है मनी, लेकिन फिर भी टेकर्स कोई नहीं होते, क्या वजह है यहाँ पर? इन्वेस्टमेंट हमेशा कॉन्फिडेंस का मामला होता है और कॉन्फिडेंस बढ़ाना है। बैंकर्स भी जो इस समय लोन देते हैं वो जो मुझे बताया गया है थोड़ा घबराए हुए हैं लोन देने के लिए। इसके पीछे जो लोनिंग हुई है उसमें बहुत समस्याएं आई हैं। ये कॉरपोरेट गवर्नेंस से भी बहुत संबंधित है। PPP अच्छा एक योजना थी, मगर कहाँ गड़बड़ाई। एक तो रिस्क का जो डिस्ट्रीब्यूशन था वो थोड़ा गड़बड़ हुआ, दूसरा कॉरपोरेट गवर्नेंस के इश्यूज आए। ये आरोप लगे हैं कि पैसा इधर से उधर निकाला गया। आज जो NPAs आए हैं उसकी भी एक कारण यही है। पावर सेक्टर को अगर आप लें तो जब तक आप डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज को ठीक नहीं करेंगे तब तक वहाँ पे पावर सेक्टर में कोई खास सुधार नहीं होना है। अब जो इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन थी उसमें 39% भारत सरकार का है, 39% स्टेट का है और 22% निजी स्रोतों का है। अब इनको कैसे किया जाए? स्टेट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, उनको साथ लेके चलना है और इसके साथ साथ मैन्युफैक्चरिंग बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपके जो रोज़गार है वो वहीं से आएगा। और जो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स की बात है, इस समय लगभग आधी आबादी आपकी अगर कृषि पे है जो GDP में 15% देता है, तो आपको एग्रीकल्चर से आबादी हटानी है और वो मैन्युफैक्चरिंग में जाएगी। मैन्युफैक्चरिंग के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर ज़रूरी है, इसके बिना वो कम्पिटिटिव नहीं होगा।
तो ये सब फाइनली होलिस्टिक पिक्चर देखनी पड़ेगी। जी, जैसे कि चंद्रा साहब ने बोला, कॉन्फिडेंस की कमी कहीं ना कहीं लग रही है। ट्रस्ट डेफिसिट की बात कई कॉरपोरेट हॉन्कर्स ने की है, चाहे जब वो पीएम से मिले हों या फिर वो गृह मंत्री के सामने हों या फिर वो फाइनेंस मिनिस्टर के सामने जब मुलाकात की हो। तो क्या वाकई में इन चीज़ों पर भी फोकस करने की बहुत ज़रूरत है इस बजट में, ताकि कॉरपोरेट्स घबराएं नहीं इन्वेस्ट करने से पहले कि कहीं कुछ ऐसा लॉ ना आ जाए जो पुराने टाइम को लेकर और फिर देखिए, ट्रस्ट का जो इशू जो है उसको मैं अंडरएस्टिमेट नहीं करना चाहता। ट्रस्ट बहुत ज़रूरी चीज़ है। जो वित्त मंत्री ने भी ने इसका एक जिक्र किया था कि ये जो आत्म संशय की बात कर रहे हैं, वो आत्म संशय क्यों है आप में, लोगों में। और उन्होंने भी इंडस्ट्रियलिस्ट से मीटिंग की, प्रधानमंत्री ने भी मीटिंग किया। डर का जो एक वातावरण जो राहुल बजाज जी ने इसकी जिक्र की एक मीटिंग में बॉम्बे में। उसके बाद प्रधानमंत्री ने एसोचैम की मीटिंग में इंडस्ट्रियलिस्ट को कहा कि भाई ये आप डरिए नहीं, आप हंसिए, आप जोर से ताली बजाइए। तो मैं समझता हूँ ये जो ट्रस्ट और भय का वातावरण जो है, ये तो एक बहुत इम्पॉर्टेंट इशू है। पर मैं समझता हूँ कि ये इश्यूज और भी बड़ी हो जाती हैं जब जो इकोनॉमिक जो रियलिटी जो है, जो आर्थिक सत्य जो है, वो और भी गंभीर हो जाती है। वो आर्थिक सत्य क्या है? इस वक्त अगर आप आरबीआई की लेटेस्ट रिपोर्ट देखें तो उसमें आपकी जो इंडस्ट्रियल सेक्टर की जो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन है वो 74 थी, अब घटकर 59% आ चुकी है। इसका मतलब ये है कि जो इंडस्ट्रियल सेक्टर जो है वो देख रहा है कि मेरी जो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन है अभी तो 70 के नीचे आ गई है। तो मैं किस मुंह में, किस तरह मैं इन्वेस्टर से बोलूँ मैं अपना पैसा लीजिए, मैं और भी इन्वेस्ट करूँगा। तो एक इन्वेस्टमेंट में जो आत्मसंशय की जो बात जो वित्त मंत्री ने कही, वो ना तो ज़रूर एक वातावरण का एक उसका वो प्रभाव है, पर वातावरण से ज़्यादा मैं समझता हूँ कि एक लॉन्ग टर्म फोरकास्टिंग क्या हो रही है इंडस्ट्री की, भाई डिमांड बढ़ेगी कि नहीं, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा निर्भरशील है। और इसीलिए मैं समझता हूँ कि अगले बजट में और आगामी महीनों में इन्वेस्टमेंट की तो बहुत सख्त ज़रूरत है, और उसके साथ साथ ये भी देखना है किस तरह हमें मांग की इंक्रीज कर सकें हम, किस तरह से। और ज़्यादातर जो रूरल इकोनॉमी की मांग, रूरल इकोनॉमी की मांग में अगर हम बजट की जो नंबर देखें, अक्टूबर नवंबर की जो नंबर जो आई हैं, एग्रीकल्चर जिससे कि जो कैश ट्रांसफ़र की स्कीमों में करीबन 71,000 करोड़ की ट्रांसफ़र होनी थी, पर अभी तक सिर्फ साल ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया है, सिर्फ 40,000 करोड़ ही गए हैं। इसमें कुछ वजह भी बताई जा रही, हाँ, इसकी कुछ वजह बताई जा रही हैं। कुछ स्टेट्स ने मना कर दिया और फिर कईयों के रिकॉर्ड्स नहीं सही हैं। कहा आपने जी। तो पर सामग्रिक रूप से आप देखेंगे तो अर्थनीति में इसका प्रभाव तो जरूर पड़ रहा है। तो मांग की कमी हो रही है, और उस मांग की कमी से आप देखेंगे कि जो डिमांड कमी है, तो डिमांड कमी है तो इंडस्ट्री सोचेगा कि भाई मैं क्यों इन्वेस्ट करूं। बिल्कुल। तो इसीलिए मैं समझता हूं कि इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करना और ये स्टेट सेक्टर को आगे आना, सेंट्रल सेक्टर को आगे आना, ये बहुत 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 जी, डिमांड, सप्लाई और प्रोडक्शन, वो तीनों का साइकिल यहाँ पर एक हो रहा है। छोटा सा ब्रेक यहाँ लेते हैं, लेकिन ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो हम सेक्टर वाइज बात करेंगे कि एफडीआई कितना आया है और क्यों आया है, और अगर नहीं आया है तो क्यों नहीं आया है। छोटे से ब्रेक के बाद आप देखते रहिए अर्थनीति। अर्थव्यवस्था का पहिया तभी आगे बढ़ेगा जब प्रोडक्शन होगी, जब नई नई नौकरियां लगेंगी, लोगों के हाथ में पैसा आएगा, डिमांड बढ़ेगी। और इसी सब पर हम कर रहे हैं चर्चा कि क्या बजट में इस निवेश के माहौल को और सुधारने के लिए क्या कदम उठाए जा सकते हैं। चंद्रा जी, आपके पास आऊंगी। अब तक तो ट्विन बैलेंस शीट की प्रॉब्लम होती थी, अब ये 4 बैलेंस शीट की प्रॉब्लम कही जा रही है। तो क्या इन चारों चीज़ों को सुधारने के लिए क्या हम बजट में कुछ देख पाएंगे इस बार? बजट में बैंक को रिकैपिटलाइज करने के लिए ज़रूर प्राविधान किया जाएगा, तो बैंक से शुरू होंगे। इसके लिए जो असली चीज़ है वो, जैसा भट्टाचार्य जी ने पहले भी कहा, ये एक एसेट लायबिलिटी मिसमैच है। हम लायबिलिटी तो लंबी लेते हैं और उसको फंडिंग कैसे करते हैं? उसको करते हैं
बैंक के डिपॉजिटर्स से 1 साल के, 3 साल के, 5 साल के, अब उसको फिर रोल ओवर करना पड़ता है। NBFCs में भी यही है, वो भी बार बार जाके रोल ओवर करती हैं। तो जब तक हमारे पास एक वाइब्रेंट बॉन्ड मार्केट नहीं होगा, या जैसे आपने इस कॉरपोरेशन का नाम लिया, वो लंबी अवधि के लोन नहीं देगा, तब तक इसमें एक समस्या रहेगी। इस मिसमैच को दूर करने के लिए मुझे उम्मीद है कि बजट में ज़रूर कुछ न कुछ कदम उठाए जाएंगे। जी, एक भी अगर हम सेक्टर स्पेसिफिक चलें तो सर्विसेज सेक्टर्स में जो FDI आई है, क्या रहा इस बार? बेहतरीन है या और बेहतर हो सकता था? देखिए, जो पहले जो 6 महीने के जो आंकड़े अभी तक आई हैं इस साल के इसमें मेरे ख्याल से 15-16% की वृद्धि हुई है। हाँ। पर अगर हम उस आंकड़े को अगर ब्रेक डाउन करें और देखें तो ज़्यादातर FDI जो आई हैं वो ग्रीन फील्ड इन्वेस्टमेंट में नहीं आई हैं, वो एग्जिस्टिंग कंपनीज़ की शेयर परचेज में या एक्सपेंशन में आई हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि FDI आना ज़रूरी है, क्योंकि हमारी ये जो सार्वजनिक अर्थव्यवस्था के लिए बहुत ज़रूरी भी है। अगर आप देखें बैलेंस ऑफ पेमेंट की इशू के लिए भी बहुत ज़रूरी है, और ये पैसा आता है, ये काफ़ी स्टेबल पैसा है, ये ज़रूरी। और 15-16% का प्रतिशत वृद्धि होना, ये मैं समझता हूँ कि पिछले जो 2 साल में एक नरमी आई थी, 2% बढ़ना या 1% बढ़ना, उससे एक ज़्यादा एक आशा का एक आभास इंगित आता है मुझे जी। पर हमें ये देखना है कि हम किस तरह की FDI हम इस देश में ला रहे हैं। तो और अगर हम उस FDI को हम तभी ज़्यादा ला सकेंगे जब हम इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में जो ऑपरेटिंग प्रिंसिपल्स जो हैं उसको हम और भी अट्रैक्टिव, आकर्षणीय कर दे सकते हैं। तो मुझे लग रहा है कि FDI आएगी, पर जब तक न हम अपनी बैंकिंग व्यवस्था को या लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग को हम और भी ठीक ना कर देंगे, तो मुझे लगता है कि ये FDI आना एक सपोर्टिंग काम होगा, पर सेंट्रल काम नहीं होगा। सेंट्रल काम ये होगा, और इस बजट का भी यही देखना होगा कि किस तरह से हम बैंकों को और भी सबल बनाएं, और किस तरह से हम लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग, या जो चंद्रा साहब ने कहा कि एक डेट मार्केट की, कॉर्पोरेट डेट मार्केट की जो एक मार्केट जो है अभी बहुत ही शैलो मार्केट है ये, और उसको हम और भी किस तरह से, और ये बात हम बहुत साल से करते आ रहे हैं, ये भी कुछ हुआ नहीं है इसके ऊपर। तो RBI के ऊपर भी ये एक उत्तरदायित्व है कि किस तरह से वो डेट मार्केट को और भी जरा डीप बनाएं, और भी जरा एक्टिव एंड वाइब्रेंट बनाएं जी। उसके साथ साथ जो आपने बजट की जो बात कही, बजट में मैं ये समझता हूँ कि जो अभी तक की जो NPAs की जो अवस्था जो थी, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स की, उसमें थोड़ा बहुत सुधार आने का उम्मीद हम कर सकते हैं। पर जो बैंक मर्जर्स जो अभी तक हुए हैं, वो बैंक मर्जर्स मैं समझता हूँ कि इस साल में काफ़ी बैंकों के अंदर काफ़ी एक इंटरनल एक टसल रहेगा कि किस तरह से वो मर्जर को, ऐसे बहुत बड़ी मर्जर्स हैं ये, इसको हम इम्प्लीमेंट कर सकेंगे। इसीलिए मैं RBI का जो लेटेस्ट जो पोजीशन जो है कि अगर कोई जो बैंक जो मान लीजिए अपनी दुर्वस्था में पहुंच गया है कि वो और अपना काम नहीं कर सकता है, उसको किस तरह से उसका एग्जिट रूट बनाया जाए, ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का नई इनिशिएटिव, इस इनिशिएटिव को मैं समझता हूँ कि अगर और भी आगे बढ़ाया जाए और बैंकों की एक नॉर्मल एक श्रृंखलापूर्ण विलय की एक व्यवस्था की जाए, मैं समझता हूँ कि बहुत ज़रूरी है। हमने तो इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोर्ट से हमने नॉर्मल इंडस्ट्रीज़ की हमने कर दी, पर फाइनेंशियल सेक्टर की जो इंसॉल्वेंसी में जो समस्या आ रही है उसको हम कैसे रिजॉल्व करें, ये एक बहुत बड़ा एक इशू आएगा। और RBI ने एक पहल कदम लिया है कि किस तरह से जो बैंकिंग छोटे छोटे बैंक्स हैं, जैसे लक्ष्मी विलास के बैंक की बात करते हैं कि वो बैंक की अवस्था बहुत संगीन है, उनको हम किस तरह से उसका टैकल करें, इसके ऊपर मैं अगर समझता हूँ बजट में अगर कुछ
कुछ अगर आलोकपात किया जाए, जी। मैं बहुत खुशी मुझे रहूंगा। याद है 2008-9 के जो ग्लोबल क्राइसिस हुआ था, उसके बाद से इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज ने बहुत लोन्स लिए थे, लेकिन फिर वो रीपे नहीं हो पाए, वो बैड डेब्ट्स बन गए, और फिर आज जो हम समस्या देख रहे हैं वो कहीं ना कहीं वहां से पिलफिट होके आ रही है। अगर हम एनर्जी सेक्टर की बात करें तो वहां पर एफडीआई को लेकर किस तरह से और आकर्षित किया जाए, हमने कुछ अनाउंसमेंट्स आज भी देखे हैं, अखबार में आए हैं। और साथ ही क्या जैसे ब्लॉक्स हैं कोल की अगर हम बात करें तो बड़े ब्लॉक्स का उत्कीर्ण किया जाए, इस टाइप के कोई डिसीजंस हो सकते हैं? ये जो कोयला खनन खोला गया है ये तो बहुत महत्वपूर्ण एक निर्णय है। इसी तरह आयरन ओर वाला भी बहुत महत्वपूर्ण निर्णय है। मगर अगर आप पाइपलाइन देखें तो उसमें करीब 24.5 लाख करोड़ एनर्जी सेक्टर के लिए है, जिसमें ज़्यादातर या तो रिन्यूएबल्स के लिए है या पावर सेक्टर के लिए। अब ये पावर सेक्टर और रिन्यूएबल्स के लिए बहुत ज़रूरी है कि डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज अपने कार्य को सुचारू रूप से करें। जितने की वो बिजली खरीदते हैं उससे ज़्यादा वो कमाएं। इसके लिए उन्हें चोरी नुकसान कम करना पड़ेगा। जब तक डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज के हालात ठीक नहीं होते हैं और वो स्टेट गवर्नमेंट का रिमिट है, तब तक इस सेक्टर में निवेश आने में समस्या है। इसके साथ साथ जो पेट्रोलियम सेक्टर का है के लिए जो आंकड़ा दिया गया है वो मेरी नज़र में कम है। हमें और ज़्यादा पैसे चाहिए, अपस्ट्रीम में चाहिए। 83% हम अपनी आवश्यकता का आयात करते हैं, इसको कम करना होगा, क्योंकि जहाँ ज़रा सा तनाव होता है मिडल ईस्ट में, यहाँ पर तेल के दाम बढ़ने लगते हैं। तेल के दाम बढ़ते हैं तो रुपया गिरता है। और जैसे जीडीपी के कैलकुलेट करने के कई तरीके में, और एक तरीका बहुत जो आसान है, जो जैसा भट्टाचार्य जी ने भी कहा, कंजम्पशन है। उसमें आप निजी निवेश जोड़िए, उसमें सरकार का खर्चा जोड़िए, और उसके बाद निर्यात माइनस आयात। अगर आपका आयात बढ़ेगा तो जीडीपी फौरन गिरेगी, जो कि तेल के दाम से बहुत प्रभावित होती है। कंजम्पशन बढ़ाना ज़रूरी है, मगर इंफ्रास्ट्रक्चर और इसके साथ साथ मैन्युफैक्चरिंग, दो चीज़ों में और ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट्स में एफडीआई लाना ज़रूरी है। जो कॉरपोरेट टैक्स का कमी की गई थी, उसका उद्देश्य ये था कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में जो चीन से हट रहा है निवेश, वो यहाँ पर आए। आसपास के देशों ने उसमें से काफ़ी हिस्सा ले लिया है। अब 15% टैक्स किया गया, कम किया गया। उसकी वजह से अगर यहाँ आ जाए तो बहुत अच्छा है, उससे काफ़ी रोज़गार भी बनेगा। मगर हमें ग्रीनफील्ड सेक्टर में एफडीआई लाने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। अभी कुछ 5-6 कंपनियों के बारे में भी सुना था कि वो इन्वेस्ट इंडिया की तरफ आई हैं और वो उन्होंने इंटरेस्ट दिखाया भी है। एक आखिरी कमेंट में आपसे छोटा सा लेना चाहूँगी, क्या कोई एफडीआई अनाउंसमेंट्स वैसे तो नहीं होंगी बजट में, लेकिन क्या हम उम्मीद कर सकते हैं एविएशन को लेकर, खासकर अभी तक सिर्फ एमआरओ में है 100% एफडीआई, लेकिन क्या हम और देख सकते हैं, स्पेशली जब हम एयर इंडिया की बात कर रहे हैं तो? देखिए, एयर इंडिया का जो डिसीजन है वो अब मैं समझता हूँ कि बजट के बाहर चला गया है जी। तो और ये डिसीजन बजट के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहेगा, क्योंकि अगर एयर इंडिया के जिस तरह से आप सारे डेट्स आस्ते आस्ते सेक्वेस्टर करके अलग से रख रहे हैं, और एयर इंडिया का जो बेचना को और भी ज़रा आकर्षित करने हैं जो इन्वेस्टर के लिए, तो मैं समझता हूँ ये अच्छे कदम हैं। जो लेटेस्ट जो ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स ने डिसीजन लिया है कि 20,000 करोड़ का और एक डेट वो एक अलग एक स्पेशल पर्पस व्हीकल में बना के रखे, जिससे कि जो कंपनी जो है वो कंपनी और भी इन्वेस्टर के लिए ज़रा अट्रैक्टिव बन जाए। तो मैं समझता हूँ कि अगर एयर इंडिया का कुछ अनाउंसमेंट आ जाए या बीपीसीएल के बारे में जो अनाउंसमेंट कुछ आ जाए, हालांकि ये तेल के बाजार के मार्केट में बीपीसीएल की भी जो वैल्यूएशन जो है उसमें भी काफ़ी इम्पैक्ट आएगी। अगर आए तो मैं समझता हूँ बजट के लिए ये एक अच्छा जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप स्टूडियो में आए इस जानकारी के लिए। तो बजट स्पेशल में हम लगातार आपको दिखाते रहेंगे क्या अहम मुद्दे हैं बजट के और हम क्या उम्मीदें कर सकते हैं। आप देखते रहिए राज्यसभा टीवी।